वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की, और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में कुछ पॉइंट्स हमने कवर कर लिया था। पहले उन पॉइंट्स को देख लेते हैं। हमने ट्रांजैक्शन के बारे में ऑलरेडी जान लिया था। हमने इवेंट के बारे में जाना था, ट्रांजैक्शन और इवेंट क्या होता है। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट के अलावा हमने कैपिटल के बारे में जाना था कि कैपिटल क्या होता है। उसके बाद हमारे सामने असेट था, असेट में टैंजिबल असेट था और इंटैंजिबल असेट था। उसके बाद हमारे सामने लायबिलिटी था। क्या था हमारे सामने? लायबिलिटी था। लायबिलिटी हमने जाना, लायबिलिटी में हमने इंटरनल लायबिलिटी जाना और एक्सटर्नल लायबिलिटी जाना, ठीक है। उसके बाद हमने ड्राइंग्स जाना कि ड्राइंग्स क्या होता है। अब हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की एक छोटे से इक्वेशन से, ठीक है। उस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आगे कुछ चैप्टर्स में इसका यूज़ भी होने वाला है। और वो इक्वेशन है assets is equal to liability plus capital. Then capital is equal to assets minus liability, and then liability is equal to assets minus capital. क्लियर? आप इस इक्वेशन को सिंपली अभी समझेंगे, क्योंकि आगे के कुछ लेक्चर्स में आपको बताया जाएगा कि इक्वेशन ऐसे बनता कैसे है। क्लियर? क्या तो assets is equal to liability plus capital, capital is equal to asset minus liability, एंड liability is equal to asset minus capital। इन तीनों इक्वेशन को आपको अपने दिमाग में अभी रखना है, आगे इसके बारे में बात होगी। तो चलिए आज के कुछ नए टर्म्स पे हम बात करते हैं, कुछ नए टर्म्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। आज का जो पहला टर्म हमारे सामने है, उस टर्म का नाम है एक्सपेंडिचर। क्या है? एक्सपेंडिचर। लेकिन हम दो टर्म को एक साथ यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे, एक्सपेंडिचर और उसके साथ साथ एक और टर्म है जिसका नाम है एक्सपेंस, कि एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस क्या होता है। तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट इज एक्सपेंडिचर एंड सेकेंड इज एक्सपेंस। बहुत लोग इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता भी पाते हैं, बहुत लोग इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं भी बता पाते हैं। आप तरीके से समझेंगे तो आप इन दोनों के बीच में प्रॉपर डिफरेंस बता पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इन दोनों के बीच में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। जैसे देखो भाई, अल्टीमेटली अगर आप एक्सपेंडिचर की भी बात करते हो और एक्सपेंस की भी बात करते हो, दोनों में पैसा जाता है, ठीक है। कैश का आउटफ्लो होता है, आपके बिजनेस से पैसा क्या होता है? जाता है, ठीक है। लेकिन सवाल है कि एक्सपेंडिचर क्या है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि कोई भी आप पैसा खर्च करो, पहले आप समझ लीजिए, कोई भी आप पैसा खर्च कीजिए या कैश ट्रांसफर कीजिए, ठीक है, या फिर आप अपनी लायबिलिटी भी पे करते हैं। क्या करते हैं? लायबिलिटी भी पे करते हैं। या फिर कोई भी आप ऐसा पैसा खर्च करते हैं जिससे आप असेट्स लेके आते हैं, या फिर कोई सामान खरीदते हैं, या फिर कोई आप सर्विसेज हायर करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो आप ये कह सकते हो एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीजें आती हैं। तो आप कह सकते हो एनी डिसबर्समेंट, व्हाट? एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश, ठीक है। कोई भी कैश हमारे यहां से जाए, डिसबर्स हो मतलब खर्च हो, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है। या फिर हम कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करें, याद रख लीजिए, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करें, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। क्या कर रहे हैं हम? कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर हम यहां पे कोई लायबिलिटी जनरेट कर रहे हैं, और इनकरिंग लायबिलिटी, क्या? इनकरिंग लायबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ अक्वायरिंग असेट, ठीक है। क्यों? सो फॉर acquiring asset or for purchase of goods या फिर
सर्विसेज। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि एक्चुअली क्या क्या चीज़ें यहाँ पे एक्सपेंडिचर में काउंट की जाएंगी। जैसे अगर मैंने एक बिल्डिंग खरीदा, परचेज ऑफ बिल्डिंग, या फिर परचेज ऑफ गुड्स, क्या कहा जाएगा, परचेज ऑफ गुड्स, या फिर हमने एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया, कैश पेड फॉर एड्स, हमने एड्स पे पैसा जो खर्च किया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके एज अ एक्सपेंडिचर में काउंट की जाएंगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। या फिर आप समझ लीजिए हमने कोई लाइबिलिटी भी इनकर्ड किया, मतलब हमने कोई जिम्मेदारी जो हमारे सर पे लाइबिलिटी थी उसको पे किया। जैसे सैलरी हमने पे किया, सैलरी हमने पे किया, या फिर हमने रेंट पे किया, क्या किया, हमने रेंट पे किया। क्लियर क्या? ये सारी चीज़ें क्या कही जाएंगी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही जाएंगी एक्सपेंडिचर। क्या कही जाएंगी? एक्सपेंडिचर। तो थोड़ा ध्यान से फिर समझ लीजिए एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि कोई भी हम कैश दें या फिर कोई भी हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करें, क्या करें, कोई भी हम कैश दें या फिर कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करें, या फिर इनकरिंग लायबिलिटी फॉर अक्वायरिंग असेट, असेट को पाने के लिए, या फिर फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सामान खरीदने के लिए, सर्विसेज खरीदने के लिए, ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा? एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या कहा, अगर आप बिल्डिंग खरीदते हैं और फिर पैसा खर्च करते हैं, गुड्स खरीदते हैं पैसा खर्च करते हैं, या फिर आप ऐड के लिए पैसा देते हैं, सैलरी पे करते हैं या रेंट पे करते हैं, ये सब आपके एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल यहाँ पे बनेगा। लेकिन सवाल यहाँ पे आता है कि सर ठीक है, एक्सपेंसेस क्या है, आप हमें ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए। तो ज़रा देखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंस। आमतौर पे जब आप एक्सपेंस की बात करेंगे तो जो एक्सपेंस का रिश्ता है वो कॉस्ट के साथ है। किसके साथ है एक्सपेंस का रिश्ता? कॉस्ट के साथ यहाँ पे माना जाता है, और इसलिए कहा जाता है कि एक्सपेंस वो कॉस्ट ही है। क्या है? एक्सपेंस वो लागत ही है जिसको इनकर्ड किया गया है। क्या किया गया है? इनकर्ड किया गया है या फिर लगाया गया है। तो कहाँ लगाया गया है? तो इसको प्रोडक्शन में लगाया गया है। कहाँ लगाया गया है? इसको प्रोडक्शन में लगाया गया है, या फिर सामान को बेचने या फिर सर्विसेज को ऑफर करने के वक्त लगाया गया है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो एक्सपेंस रेफर्स टू द कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और वाइल सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। सेलिंग द गुड्स या फिर सर्विसेज, ठीक है, सिंपल सी चीज। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं एक्सपेंस की बात करूँ, किसकी बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंसेस की बात करूँ तो थोड़ा ध्यान से आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे फैक्ट्री का रेंट, क्या फैक्ट्री का अगर मैं रेंट चुकाता हूँ तो ये फैक्ट्री का रेंट मेरे प्रोडक्शन से रिलेवेंट है, ये मेरा यहाँ पे क्या माना जाएगा? एक्सपेंस माना जाएगा। सामान खरीदने बेचने में आपको कमीशन भी पे करना होता है, तो आप यहाँ पे कमीशन का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। तो अगर हम कोई कमीशन का पेमेंट करते हैं वो भी कहाँ ऐड होगा? तो वो भी आपके एक तरीके से एक्सपेंस में काउंट किया जाएगा। जो फैक्ट्री में मेरे वर्कर्स हैं, क्या है, जो फैक्ट्री में मेरे वर्कर्स हैं उनको मैं वेजेस पे कर रहा हूँ या फिर सैलरी पे कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? सैलरी पे करो, मेरा एक्सपेंस है। यहाँ वाला जो सैलरी वो परमानेंट स्टाफ के रेफरेंस में हो जाएगा, आपके ऑफिस वाली बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपके गुड्स के रेफरेंस में, अगर आप गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो या फिर सामान को बेच रहे हो तो उसके रेफरेंस में जो सैलरी पे करोगे वो यहाँ पे क्या माना जाएगा? एक्सपेंस माना जाएगा। इसीलिए यहाँ पे भी आपका रेंट है, लेकिन अगर मैंने क्या स्पेसिफाई किया है? फैक्ट्री का रेंट, कमीशन, या फिर जो वर्कर आपके फैक्ट्री में काम करे उनको वेजेस या जो सैलरी पे कर रहे हो वो सब यहाँ पे आपका क्या माना जाएगा? एज अ एक्सपेंस माना जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस इन दोनों का सेंस क्या होता है? अलग होता है। एक्सपेंडिचर कुछ भी आप कैश डिस्पोज कीजिए या फिर आप यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कीजिए किसी एसेट्स को अक्वायर करने के लिए या फिर गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए, ठीक है। एक्सपेंस का मतलब वो सारे कॉस्ट जो कि आप लगाते हो प्रोडक्शन प्रोसेस पे या फिर सामान को बेचने या फिर सामान को खरीदने के प्रोसेस में, उसे क्या कहा जाएगा? यहाँ पे एक्सपेंस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एक्सपेंस यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। अब जरा एक्सपेंस के साथ साथ आपके सामने एक तीसरा टर्म और आ जाता है आज का, और उस तीसरे टर्म को यहाँ पे कहा जाता है इनकम। क्या कहा जाता है?
इनकम कंसिडर किया जाता है। तो थोड़ा हम इनकम को यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि इनकम एक्चुअली क्या होता है। देखिएगा जरा, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। क्या? इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। याद रख लीजिएगा, आपके सामने यहाँ पे 3 वर्ड आ गए हैं, इन तीनों टर्म्स को यहाँ पे हम ध्यान से समझेंगे। सर ये रेवेन्यू क्या होता है, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखो भाई, जब भी आप कोई भी सामान सेल करते हो, क्या करते हो, कोई भी आप यहाँ पे गुड्स को सेल करते हो, तो गुड्स को सेल करने के बाद जो भी आपके पास पैसा आता है वो आपके लिए क्या माना जाएगा, रेवेन्यू माना जाएगा। ठीक है। कॉस्ट क्या है, आमतौर पे इन्हीं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, क्या प्रोड्यूस करने के लिए जो भी आप पैसा खर्च करते हो और जो भी चीज़ लगाते हो वो क्या हो जाता है, आपके लिए कॉस्ट कंसिडर किया जाता है। तो कॉस्ट को यहाँ पे क्या कहा जाता है कि कॉस्ट कोई ऐसा टर्म है जो रिप्रेजेंट करता है अमाउंट को, और कौन सा अमाउंट, वो अमाउंट जो कि रिसोर्सेज को अक्वायर करने में लगाया गया है। जैसे अगर मुझे सामान को बनाना है तो मुझे रेंट पे करना होगा, ठीक है, मुझे लेबर को वेजेस देने होंगे, मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल चुकाना होगा, उसी के साथ साथ मुझे कमीशन भी पे करना पड़ सकता है, रॉ मटेरियल का खर्चा हो जाएगा। तो ये जितने भी चीज़ें हैं जो कि मुझे ज़रूरत पड़ते हैं सामान को बनाने में, मतलब इन रिसोर्सेज को अक्वायर करने के लिए जो भी मुझे पैसा लगाना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्या कही जाती हैं, कॉस्ट कही जाती हैं। तो गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उन रिसोर्सेज को अक्वायर करने के लिए, लाने के लिए जो भी पैसा आपको लगाना पड़ेगा, वो सारा अमाउंट आपके लिए कॉस्ट है। सामान बनने के बाद सामान बिकेगा, और सामान बिकने के बाद जो आपके पास पैसा आएगा वो पैसा आपके लिए क्या माना जाएगा, रेवेन्यू माना जाएगा। तो सामान बिकने के बाद जो पैसा आया, जब उसमें से आप अपनी कॉस्ट को, आप अपनी लागत को क्या करते हो, डिडक्ट करते हो, माइनस करते हो, तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या कही जाएगी, इनकम होगी। क्या होगी, इनकम होगी। तो आप यहाँ पे कह सकते हो इनकम रेफर्स टू दी सरप्लस, क्या, सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। क्या, सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट, मतलब लागत से जितना भी एक्स्ट्रा मुझे रेवेन्यू मिलता है उसी को यहां पे क्या कहा जाता है, इनकम कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, सामान बनाने में जो मेरे को लागत लगी वो 1 लाख रुपए। कितनी लगी, 1 लाख रुपए भैया मेरी मान लो लागत थी। ठीक है। सामान मैंने बेचा कितना, तो सामान मैंने बेचा 1,25,000 में, 1.2 लाख में मैंने सामान को क्या किया, बेचा। ठीक है। तो अल्टीमेटली लागत थी 1 लाख की और मेरे को रेवेन्यू कितना मिला, 1.25 लाख। तो जो इसका डिफरेंस अमाउंट है दैट्स कॉल्ड 25,000। ये 25,000 ही मेरे लिए क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी। तो ध्यान से इन तीनों वर्ड को समझ लीजिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी सिंपल भाषा में इसको समझाने की कोशिश की, आप ज़्यादा टेक्निकल मत होइएगा इन चीज़ों को समझने के लिए। तो सामान बनाने में जो पैसा खर्च करते हो वो टोटल अमाउंट आपके लिए कॉस्ट है। सामान बिकने के बाद जो आपको पैसा मिलेगा वो रेवेन्यू है, और बिकने के बाद जो पैसा आया है, जब उसमें से अपनी कॉस्ट को, अपनी लागत को घटाओगे तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिलेगा वो आपका इनकम होगा। याद रख लीजिएगा, यहाँ पे प्रॉफिट का सेंस अलग हो जाएगा, जिसको हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि आप एक्सपेंस क्या समझते हो, और उसके अलावा आपका इनकम क्या होता है, आपका रेवेन्यू क्या होता है, या फिर आपका कॉस्ट क्या होता है। चलिए, अब यहाँ पे आपका कंफ्यूजन हो कि सर जी ठीक है प्रॉफिट क्या होता है, तो थोड़ा प्रॉफिट समझते हैं। प्रॉफिट के साथ साथ हम गेन भी समझेंगे, और गेन के साथ साथ हम यहाँ पे और भी कुछ एक्स्ट्रा टर्म समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टर्म्स हैं जहाँ पे आपको और समझने की ज़रूरत होती है। देखो, जैसा कि आपको अभी दिखा कि मैंने कहा इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है। दिमाग में सवाल खड़ा हो गया होगा, सर प्रॉफिट क्या है। तो चलिए भैया प्रॉफिट समझ लेते हैं। व्हाट डू मीन बाय प्रॉफिट। देखो, जब आप प्रॉफिट को डिफाइन करते हो तो आमतौर पे प्रॉफिट एक ब्रॉड टर्म है इनकम के कंपैरिजन में। इनकम और प्रॉफिट में अंतर होता है। इनकम निकालने के लिए हम रेवेन्यू में से बस कॉस्ट को घटाते हैं, लेकिन आप मेरे को बताइए, सामान को बनाने में बस कॉस्ट लगा, मानते हैं, लेकिन जहाँ पे सामान मेरा बिक रहा है, सेल हो रहा है, वहाँ पे बेचने वाला एक बंदा है
जिस बंदे को हम यहाँ पे सैलरी पे कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे सामान बिक रहा है वो शोरूम, ठीक है, उस शोरूम का भाई हम रेंट भी तो पे कर रहे हैं, ठीक है, उस शोरूम का हम रेंट भी पे करें। सामान को बेचने के लिए हमें एड्स भी करने पड़ रहे हैं, हमें मार्केटिंग भी करना पड़ रहा है, सामान को बिकवाने के लिए आपको पता है कमीशन भी देना पड़ता है। तो आप मेरे को सिंपल सा ये बता दीजिए कि ये जो शोरूम का रेंट है, ये जो सेल्समैन की सैलरी है, ये जो एडवर्टीजमेंट और जो मार्केटिंग एक्सपेंसेस है और ये जो कमीशन है, क्या ये चीज़ हमारी लागत में जुड़ा हुआ है क्या? सिंपल से बता दीजिए। ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि इन चीज़ों का इस्तेमाल सामान को बनाने में नहीं होता, इन चीज़ों का इस्तेमाल सामान को बेचने में होता है। तो आप ये कह सकते हो कि कोई भी गुड्स हो, क्या हो, कोई भी गुड्स हो, उस पर दो तरीके के एक्सपेंसेस होंगे, एक आपका प्रोडक्शन का खर्च और एक आपका सेल्स का खर्च। मतलब एक तो सामान को बनाने में भी खर्च होता है और दूसरा सामान को बेचने में भी खर्च होता है। सामान को बनाने वाले खर्च को ही बस यहाँ पे क्या कहा जाता है? कॉस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉस्ट कहा जाता है। और जब हम इनकम को फाइंड करते हैं तो हम इनकम को फाइंड करने के लिए रेवेन्यू में से बस कॉस्ट को घटाते हैं। लेकिन जब मुझे प्रॉफिट फाइंड करना होता है, क्या फाइंड करना होता है? प्रॉफिट फाइंड करना होता है, तो हम पता है क्या करते हैं? हम अपनी रेवेन्यू में से माइनस करते हैं। पहली चीज़ क्या माइनस करेंगे? ये तो कॉस्ट जो कि बनाने वाला खर्च है, और एक और चीज़ माइनस करेंगे जो कि हमारा सेल्स का एक्सपेंस हो जाता है, ठीक है। तो सेल्स एक्सपेंसेस, और इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो ये बन जाएगा आपके लिए टोटल एक्सपेंस। क्या बन जाएगा? टोटल एक्सपेंस, ठीक है। आपको याद होगा मैंने जस्ट अभी आपको एक्सपेंस टर्म समझाया है कि एक्सपेंस क्या होता है। एक्सपेंडिचर सिंपली जब हम कोई असेट अक्वायर करते हैं तो उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं, लेकिन एक्सपेंस का मतलब होता है कॉस्ट, और कॉस्ट यहाँ पे एक ब्रॉड सेंस में है, जैसे फैक्ट्री का रेंट, कमीशन, सैलरी, ये सब इसमें अब क्या किया जाएगा? काउंट किया जाएगा। तो इसीलिए जब हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं? प्रॉफिट फाइंड करते हैं। तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम उस सामान पे हुए सारे खर्चे, डायरेक्ट वाले भी मतलब जो सामान को बनाने में लगा, और इनडायरेक्ट वाले भी जो कि सामान को बेचने में लगा, उन सारे खर्चों को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो इसीलिए इनकम प्रॉफिट से एक छोटा टर्म है, लेकिन प्रॉफिट इनकम से एक बड़ा टर्म है। इनकम को कैलकुलेट करने के लिए रेवेन्यू में से बस सामान को बनाने वाली लागत को ही घटाते हैं, लेकिन प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम अपनी कमाई, अपनी रेवेन्यू में से सारे के सारे खर्चों को घटाते हैं जो कि सामान को बनाने में लगे हों या फिर सामान को बेचने में लगे हों। तब जाके हमें क्या मिलता है? अल्टीमेटली प्रॉफिट मिलता है। तो उम्मीद है आपको प्रॉफिट समझ में आया होगा कि एक्चुअली प्रॉफिट क्या होता है। साथ ही साथ याद रख लीजिएगा, जो भी हमें प्रॉफिट हो, चलो मान लेते हैं हमें 5 लाख का प्रॉफिट होता है, तो इस 5 लाख की प्रॉफिट को पता है क्या किया जाता है? हम कैपिटल में क्या करते हैं? कैपिटल में जाके ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कैपिटल में जाके ऐड कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रॉफिट होता है वो बिजनेस के प्रोपराइटर के इन्वेस्टमेंट को क्या करता है? बढ़ाता है। उसके निवेश को, उसकी पूंजी को क्या करता है? इंक्रीज करता है। इस बात को आप समझे होंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे आपके लिए फ्रेश लिख देता हूँ। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है। जो भी प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में जाके ऐड होगा, इसलिए कहा जाता है कि प्रॉफिट हमारे प्रोपराइटर के या बिजनेस के ओनर के इन्वेस्टमेंट को क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो उम्मीद है आपको इस प्रॉफिट का पूरा फंडा समझ में आया होगा, और प्रॉफिट और इनकम में भी आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। चलिए इसके साथ अब हम नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, जिस दूसरे टर्म का नाम है गेन। क्या नाम है उसका? गेन। अब सवाल है सर ये गेन क्या है? एक तो आपने इनकम बता दिया, ठीक है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। फिर प्रॉफिट आपने कहा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, चलो कंफ्यूजन दूर हो गया, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, मतलब सारे खर्चे घटा देंगे। लेकिन सवाल है ये गेन क्या है? देखो भाई मैं आपको बताता हूँ, प्रॉफिट आमतौर पर रेगुलर नेचर वाली चीज़ों को लेकर चलता है, गेन रेगुलर नेचर वाली चीज़ों को लेकर नहीं चलता। सर समझ नहीं आया, और अच्छे से समझाइए। चलिए भाई और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखना ज़रा, जैसे आप सामान बनाए और सामान बना के बेचे, ठीक है, आपने क्या किया? गुड्स को प्रोड्यूस किया और प्रोड्यूस करके आपने सेल किया। रेगुलर काम करते हो पहली चीज़, ये काम क्या है आपका? रेगुलर है। इस पे जो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा वो आप उसे इनकम कह सकते हो। सारे खर्चे घटा दोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? रेकरिंग नेचर का हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट का फंडा हो गया।
लेकिन गेन क्या होता है? मान लेते हैं आपने कोई असेट्स खरीदा था, असेट्स में आपने कोई मशीन खरीदा था। अब उस मशीन को खरीदने का जो ईयर था, मान लेते 2015 में आपने उस मशीन को 10 लाख रुपए में खरीदा था। कितने में खरीदा था? 10 लाख रुपए में खरीदा था। अब साल आ गया 2020 और वो मशीन से काम अच्छे से हो नहीं पाता। आपने सोचा उस मशीन को हम बेच देते हैं। क्या आपने सोचा? उस मशीन को हम क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं। तो आपने उस मशीन की प्राइस को फाइंड करवाया कि चलो भाई बताओ बाजार में अभी इस मशीन की क्या कीमत है। नई वाली नहीं, मतलब पुरानी वाली जो मशीन आपके पास पड़ी हुई है, उसका रेट क्या चल रहा है, सेकेंड हैंड ये जो वॉटेवर है, ठीक है। पता चला कि उस मशीन की कीमत अभी 1 लाख रुपए है। कितनी है? 1 लाख रुपए है। लेकिन आपने जब उसको बेचा तो उस मशीन से जो आपको मिला वो था 1,20,000 रुपए। कितना हुआ? 1,20,000 रुपए। अब देखो एक्चुअली वो मशीन थी कितनी? 1 लाख की, लेकिन आपने उसको कितने बेच दिया? 1,20,000 में। कितना एक्स्ट्रा मिला? 20,000 आपको एक्स्ट्रा मिला। तो ये जो एक्स्ट्रा 20,000 है यही आपका क्या माना जाएगा? गेन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? गेन माना जाएगा, क्योंकि आपका बिजनेस नहीं है असेट्स को या मशीन को बार बार बेचना, बार बार खरीदना। आप बताइए, आप अपनी अगर मान लेते आपके पास अगर बाइक है और आपकी बाइक की अगर अभी कीमत 1 लाख रुपए, चलो 1 लाख नहीं 50,000 रुपए है, और आप उसको 55,000 में बेच देते हो तो खुश होगे ना? क्या कहोगे? भाई फायदा हो गया, 50,000 की बाइक थी, बाजार में उसका 50,000 था, मैंने 55 में बेच दिया, भैया 5,000 हमको फायदा हो गया। तो क्या आपका बिजनेस है क्या बाइक खरीदना बेचना? नहीं। क्या आप रेगुलर बेसिस पे काम करते हो क्या? नहीं। तो अगर आप जो काम रेगुलर बेसिस पे नहीं करते लेकिन उस काम में आपको फायदा होता है तो उस फायदे का नाम क्या है? गेन। लेकिन जो काम आप रेगुलर बेसिस पे करते हो और रेगुलर बेसिस पे करने के बाद जो चीज पे आपको फायदा होता है उसका नाम क्या है? प्रॉफिट। तो सामान बेचोगे अच्छे भाव पे, अच्छे रेट पे, जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो प्रॉफिट, क्योंकि सामान खरीदना बेचना आपके रेगुलर का काम है, आपका बिजनेस ही वही है। लेकिन आपके बिजनेस में कोई असेट है, एग्जाम्पल के तौर पे मशीनरी लिया जिसकी आज के बाजार में कीमत 1 लाख है और आप उसको 1,20,000 में बेच के आ जाते हो, लेकिन आपका काम नहीं है रेगुलर, आप इस मशीन को नहीं बेचते हो ना खरीदते हो, तो एक्स्ट्रा जो आपकी मिला वो क्या माना जाएगा? गेन माना जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि प्रॉफिट और गेन दोनों लगभग चीजें सेम है। एक्स्ट्रा मिलता है, हमें फायदा होता है, लेकिन प्रॉफिट आमतौर पे रेगुलर वाले ट्रांजैक्शंस पे फायदे की बात करता है, लेकिन गेन आपके रेगुलर वाले ट्रांजैक्शंस की बात नहीं करता। इसलिए कहा जाता है कि ये जो गेन है वो गेन आपके लिए मॉनेटरी बेनिफिट है या फिर प्रॉफिट है या एडवांटेज है ऐसे इवेंट से जो कि इंसिडेंटल हैं, बार बार नहीं होते। क्या होते हैं? इंसिडेंटल होते हैं, कभी कभी होते हैं आपके बिजनेस में और उससे आपको ये फायदा होता है। क्लियर क्या? तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी कि प्रॉफिट क्या होता है और गेन क्या होता है। क्लियर क्या? चलिए इसके बाद हम कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं। उन टर्म्स को समझना ज़रूरी है और उन टर्म्स को कृपया करके ध्यान से समझिए, क्योंकि उसका आगे बहुत बार इस्तेमाल अब होने वाला है। ठीक है, तो ठीक है, इसे बता दीजिए वो टर्म है क्या। तो चलिए बच्चा जी देख लेते हैं और समझ लेते हैं वो टर्म एक्चुअली क्या है। देखिए, सबसे पहला टर्म है परचेज। क्या है भाई? परचेज। लेकिन सॉरी, परचेज से पहले आप एक और टर्म समझ लीजिए जो कि जरूरी है। लॉस। सवाल है ये लॉस क्या होता है। देखो भाई, ये जो लॉस है जनरली उसके दो एस्पेक्ट में मीनिंग होते हैं। कितने एस्पेक्ट में? दो एस्पेक्ट में आप इसकी मीनिंग को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहला, लॉस इज इक्वल टू क्या? लॉस इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस माइनस क्या? टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल रेवेन्यू। ठीक है, जब आप अपने खर्चे में से अपनी रेवेन्यू को घटाओगे जो वैल्यू आएगा वो होगा आपका लॉस। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं तो ज़रा देखिएगा। मान लेते हैं आपका जो टोटल खर्च था, कितना था? जो टोटल खर्च था वो 2 लाख रुपए था। ठीक है,
आपकी कमाई कितनी हुई, तो आपकी कमाई हुई 1,00,000 रुपए। तो देखो भैया खर्च हो गया 2 लाख, कमाई हुई 1,00,000, नुकसान क्या हो गया, सीधे सीधे 1,00,000 रुपए आपका नुकसान हो गया। ये नॉर्मल सा सेंस है, पहली चीज जो कि मैंने आपको बताई। अब दूसरा एक लॉस का सेंस समझिएगा, ठीक है। दूसरा वाला जो लॉस का सेंस है वो थोड़ा सा भयावह है, ठीक है। जैसे आपकी थी भैया फैक्ट्री, फैक्ट्री में लग गई आग, पूरा सामान गया जल, तो आपको क्या हो गया, लॉस, सिंपल सी। आपके ऑफिस में हो गई चोरी, थेफ्टिंग, कैश था वो चला गया, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो चले गए, वो भी क्या माना जाता है, नुकसान ही माना जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई खर्च हुआ क्या, नहीं, यहाँ पे कोई खर्च नहीं है। यहाँ पे कोई कमाई दिख रही है क्या, क्या यहाँ पे आपकी कमाई कम और खर्च ज़्यादा दिख रहा है क्या, नहीं सर, ये एक्सीडेंट्स हैं। क्या हैं, ये सारे के सारे एक्सीडेंट्स हैं और इन्हें एक्सीडेंटल लॉस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें एक्सीडेंटल लॉस कहा जाता है। इसलिए याद रख लीजिएगा, बहुत बार लॉस के बहुत अलग अलग सेंस हैं। जैसे सपोज दैट, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप इस एग्जाम्पल को समझते भी होंगे। मान लेते हैं आपने कोई फ़ोन खरीदा, एप्पल आप एग्जाम्पल ले सकते हो, क्योंकि एप्पल की जो वैल्यू होती है जनरली जल्दी घट जाती है। आपने एक अपडेटेड सीरीज़ खरीदा, एप्पल का सबसे नया वाला मॉडल खरीदा। अब जैसे ही दूसरा नया वाला मॉडल आ जाता है, ठीक है, आपके वाले मॉडल की जो कीमत होती है वो काफ़ी नीचे चली जाती है, क्या होती है, काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो वो भी आपके लिए क्या है, वो भी आपके लिए लॉस ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा, वो भी आपके लॉस ही माना जाएगा। बिजनेस में अगर आप इसको लेके आओगे, तो अगर कोई मशीन थी, क्या थी, अगर कोई मशीन थी जिस मशीन को आपने 10 लाख में खरीदा था और अगले साल एक नई मशीन आ गई, एक नई टेक्नोलॉजी आ गई और इस मशीन की कीमत 5 लाख रुपए ही रह गई, तो ये भी आपके लिए क्या हो गया, लॉस ही माना जाता है। क्लियर क्या, तो इसीलिए लॉस के मल्टीपल सेंस होते हैं। एक तो जब आपके खर्चे ज़्यादा कमाई कम तो नुकसान है, एक्सीडेंटल लॉस अगर आग लग गई, चोरी हो गई, वो नुकसान हो गया, या फिर आपके असेट्स की वैल्यू का घटना भी आपके लिए क्या माना जाता है, लॉस माना जाता है। तो उम्मीद है आपको लॉस समझ में आया होगा। क्लियर क्या, तो प्रॉफिट भी यही है, गेन भी यही है, लॉस भी यही है। आप उसको ध्यान से एक बार डिस्कस करेंगे। क्लियर क्या, अपने बुक में भी देख लीजिएगा और अपने नोट्स में भी देख लीजिएगा। चलिए वापस से आते हैं, जो चीज़ हम कवर कर रहे थे वो क्या पॉइंट था, तो सर जी वो पॉइंट था हमारा परचेज। तो भैया परचेज क्या है, ये ज़रा जल्दी से सुन लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय परचेज। देखो भाई, जब हम परचेज की बात करते हैं तो परचेज का मतलब क्या होता है, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मान लेते हैं एग्जाम्पल देखते हैं, ये पूरा पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एक है फर्नीचर की दुकान, ठीक है, फर्नीचर सेलर है भाई, अच्छी बात है, ठीक है, फर्नीचर सेलर है, इसकी ये पूरी की पूरी दुकान हो गई, ठीक है। ये फर्नीचर के दुकान का मालिक, ठीक है, कुछ भी आप इनका नाम रख सकते हो। अब इन साहब ने क्या काम किया, ये गए टिम्बर, कहाँ गए भैया, टिम्बर गए। टिम्बर में क्या थे, बड़े बड़े लॉग्स थे, ठीक है। टिम्बर में जाके बड़े बड़े लॉग्स को ये लेके आते और अपने यहाँ फर्नीचर बनाते और फर्नीचर बना के फिर फर्नीचर को क्या करते, बेचते, सेल करते, ठीक है। तो देखो ज़रा, जब ये बंदा, ठीक है, जब ये जो बिजनेस का मालिक है, ये जो फर्नीचर मैन्युफैक्चर है, फर्नीचर बनाने वाला बंदा है, जब ये इन लॉग्स को खरीदता है तो इन्हीं लॉग्स को खरीदने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहा जाएगा, परचेज। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि ये जो लॉग है ना वो इसके लिए गुड्स कहा जाएगा। क्या माना जाएगा, ये लॉग इसके लिए गुड्स माना जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सर गुड्स बीच में ला दिए, ये गुड्स क्या होता है, तो अब आप समझ लीजिए गुड्स, ठीक है। गुड्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़, एनीथिंग जिसमें बिजनेस डील करता है, ठीक है। जैसे अगर आप रिलायंस ट्रेंड्स की बात करते हो, रिलायंस ट्रेंड्स कपड़े में डील करता है, तो कपड़ा रिलायंस ट्रेंड्स के लिए क्या हो जाएगा, गुड्स होगा। हमारे लिए कपड़ा कपड़ा होगा, उनके लिए क्या होगा, गुड्स होगा। अगर वीवो की बात करते हो या फिर अगर आप एप्पल आईफोन के जोन की बात करते हो, तो उनके लिए फ़ोन बेचना क्या है, काम है, उनका बिजनेस है, वो फ़ोन में क्या करते हैं, डील करते हैं, तो वो फ़ोन उनके लिए क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ़ोन उनके लिए गुड्स हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान से समझेंगे।
तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें बिजनेस डील करती है वो गुड्स होगा। जैसे ये फर्नीचर वाला भैया लकड़ी में डील करता है ना, तो लकड़ी इसके लिए क्या होगा, गुड्स होगा। फर्नीचर बना के बेचता है ना, फर्नीचर में डील करता है ना, तो फर्नीचर क्या होगा, इसके लिए गुड्स होगा। तो कोई भी गुड्स अगर आप खरीदते हो जिसमें आप बिजनेस में डील करते हो, वो चीज़ खरीदना क्या माना जाएगा, परचेज माना जाएगा। तो इसलिए याद रख लीजिएगा, द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इन विच द बिजनेस डील्स। मतलब परचेज टर्म का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब बिजनेस क्या करता है, किसी भी गुड्स को खरीदता है जिसमें वो क्या करता है, डील करता है। क्लियर क्या। नेक्स्ट आपका अपोजिट अब इसका क्या हो जाएगा, सेल। ठीक है, अब मान लेते हैं वो फर्नीचर बनाया, फर्नीचर बना के बेचा, आप इसको सेल कहें, आप इसको सेल्स ज़्यादा बेहतर है कहें, क्या कहेंगे, सेल्स कहेंगे। तो जब ये फर्नीचर मतलब जिसमें ये डील करता है, जिस गुड्स में ये डील करता है, जब उसको बाजार में ये बेचता है उसे क्या कहा जाएगा, सेल्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सेल्स कहा जाएगा। आप सेल्स में एक और टर्म कह सकते हो कि जब ये फर्नीचर किसी और को बेचता है, मतलब फर्नीचर का पहले मालिक होता है, अब किसी और को मालिक बनाएगा। अगर आप कहीं से फ़ोन खरीदते हो तो फ़ोन तो उसका होता है ना, आप पैसे देते हो और पैसे लेके उससे क्या करते हो, वो फ़ोन खरीद लेते हो। तो विच मीन्स आप यहाँ पे कह सकते हो सेल्स रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स। मतलब किसी भी गुड्स की ओनरशिप को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, किसको, अपने कस्टमर को। यहाँ पे आपका कस्टमर खड़ा है, ठीक है, कस्टमर करो या फिर आप यहाँ पे कंज्यूमर कहो, ठीक है, ये दोनों क्या माने जाएंगे, सेम माने जाएंगे। तो अगर कोई भी बिजनेस या बिजनेसमैन अपने सामान की ओनरशिप को अपने कस्टमर को ट्रांसफर करता है, उसे क्या कहा जाएगा, सेल्स। यही बिजनेसमैन जिस गुड्स में डील करता है उसको खरीदेगा, क्या कहा जाएगा, परचेस कहा जाएगा। अब इसमें एक ट्विस्ट मैं ऐड करता हूं, उस ट्विस्ट को थोड़ा ध्यान से समझना। मान लेते हैं इस फर्नीचर मैन्युफैक्चरर ने टिम्बर वाले से 10 लॉग खरीदे। कितने खरीदे, 10 लकड़ी के बड़े बड़े लॉग्स खरीदे हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं ये जब आता है तो देखता है कि जो एक लॉग है, ठीक है, उसमें कीड़े लगे हुए हैं, वो लॉग अच्छा नहीं है, क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है। यहाँ पे आगे देखता है तो ये वापस इस 10 लॉग में से एक लॉग को वापस कर देता है। ठीक है, पहले ये 10 लॉग लेके आया था, परचेस करके लेके आया था, अब उसमें से एक लॉग वो वापस कर रहा है। तो खरीदा हुआ सामान वो क्या कर रहा है, वापस कर रहा है। इसे कहा जाएगा परचेज रिटर्न। क्या कहा जाएगा इसे, परचेज रिटर्न कहा जाएगा। क्लियर क्या। अब मान लेते हैं इसने अपने कस्टमर को 10 चेयर्स बेचे थे। क्या किए थे, 10 चेयर्स बेचे थे, कस्टमर्स ने 10 चेयर खरीदे थे, अच्छी बात है। लेकिन इस कस्टमर ने देखा कि इसमें से जो 2 चेयर हैं आउट ऑफ 10, जो 2 चेयर्स हैं वो बैलेंस नहीं कर रहे हैं, मतलब वो सही से बैठ नहीं रहे, मतलब उनकी क्वालिटी में क्या है, खराबी है, उसमें डिफेक्ट है। तो इस कस्टमर ने ये 2 चेयर वापस क्या कर दिए, इस फर्नीचर वाले को बेच दिए। तो जब इसने 10 चेयर बेचा तो इसे क्या कहा गया, सेल्स। ठीक है, कस्टमर ने क्या किया, खरीद लिया सामान, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको जब 2 चेयर अच्छे नहीं लगे तो ये वापस कर दिया। तो इसके लिए याद रख लीजिएगा, आपको इसके नज़र में देखना पड़ेगा। तो इसके नज़र में बिका हुआ सामान वापस आ गया, तो इसे क्या कहा जाएगा, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कहा जाएगा। क्लियर क्या। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि अल्टीमेटली जिस गुड्स में आप डील करते हो, जब उसे खरीदते हो तो उसे कहा जाएगा परचेज। जब जिसमें आप डील करते हो, जो सामान बेच रहे हो, जब आप उसको बेचोगे, उसका ओनरशिप अपने कस्टमर को ट्रांसफर करोगे, उसे क्या कहा जाएगा, सेल्स। जब आपने कोई सामान खरीदा, ठीक नहीं लगा, कोई इश्यू हो गई, आपने उसको वापस कर दिया, इसे क्या कहा जाएगा, परचेज रिटर्न। जब आपने सामान बेचा और आपके कस्टमर को अच्छा नहीं लगा, तो जब वो वापस करेगा तो क्या कहा जाएगा, उसे सेल्स रिटर्न कहा जाएगा। इस बात को आप ध्यान से समझेंगे। क्लियर क्या। अब देखिए इसके कुछ और भी नाम हैं। परचेज रिटर्न का एक और नाम है, ठीक है, परचेज रिटर्न को कहा जाता है रिटर्न आउटवर्ड। क्या कहा जाता है इसे, रिटर्न आउटवर्ड कहा जाता है। आउटवर्ड का मतलब क्या, देखो ये लेके आया था अंदर, लेकिन अब ये बाहर वापस भेज रहा, तो इसलिए आप इसे क्या कहेंगे, रिटर्न आउटवर्ड, ये वापस जा रहा। ठीक है, मैंने क्या कहा, याद रख लीजिएगा, हमेशा बिजनेस के रेफरेंस में, फर्नीचर ओनर या फर्नीचर कंपनी के रेफरेंस में देखिएगा पूरी की पूरी कहानी को। तो लेके आया था 10,
एक वापस कर दे तो रिटर्न आउटवर्ड भैया चला गया। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या हो गई, तो दूसरी चीज़ में आप देख रहे होगे कि जो बिका हुआ सामान है, जो सेल्स है, ठीक है, वो वापस आ गया। बेचा था कितना 10, वापस कितना आ गया 2। तो इसे कहा जाता है, सेल्स रिटर्न को कहा जाता है रिटर्न इनवर्ड। क्या कहा जाता है इसे, रिटर्न इनवर्ड, मतलब अंदर आ गया, मतलब वापस बिजनेस में आ गया। बिजनेस से बाहर गया तो आउटवर्ड, वापस बिका हुआ बिजनेस में आ गया तो क्या हो गया, इनवर्ड। तो जब आप रिटर्न इनवर्ड देखेंगे तो आप उसे सेल्स रिटर्न समझेंगे, और जब आप रिटर्न आउटवर्ड देखेंगे तो आप इसे परचेज रिटर्न समझेंगे। तो यहां पे आपके सामने याद रख लीजिएगा, टोटल 5 टर्म्स हो गए हैं। पहला, सॉरी 5 नहीं 6 टर्म्स। परचेज मैंने बताया है आपको, दूसरा सेल्स बताया मैंने आपको, तीसरा परचेज रिटर्न मैंने बताया जिसका एक दूसरा नाम क्या हो गया, रिटर्न आउटवर्ड, और चौथा मैंने आपको बताया सेल्स रिटर्न जिसका दूसरा नाम क्या हो गया, रिटर्न इनवर्ड। और ये दोनों जो हो गया वो 6 हो गए। तो इन 6 वर्ड्स को आप ध्यान से समझेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसका आगे बहुत ही यूज होगा और कॉमन यूज होगा, इस बात को आप ध्यान रखें। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये सारे वर्ड्स क्लियर हो चुके होंगे। मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। पहले के सेशन की भी मैं बात कर लूँ। सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शन पढ़ा था। ट्रांजैक्शन क्या होता है, फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड हमारा इवेंट था, ठीक है, थर्ड वर्ड हमारा कैपिटल था, फोर्थ वर्ड हमारा असेट था, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने हमारा फिफ्थ वर्ड था जिसका नाम था लायबिलिटी। देन था हमारे सामने सिक्स्थ ड्राइंग्स, ठीक है। फिर हमारे सामने सेवेंथ वर्ड था एक्सपेंडिचर, 8 था हमारा एक्सपेंस, ठीक है। फिर हमारा रेवेन्यू 9 मान लेते हैं, कॉस्ट को 10 मान लेते हैं, इनकम को 11 मान लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ तक पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने प्रॉफिट देखा, ट्वेल्थ, ठीक है। प्रॉफिट के बाद हमने गेन देखा, 13th। फिर हमने यहाँ पे लॉस समझा, 14th, ठीक है। इसके बाद हमने और क्या समझा, इसके बाद हमने समझा परचेज, 14 तक था आई थिंक सो, हाँ जी 14 तक था। परचेज हो गया हमारा 15, ठीक है। परचेज रिटर्न हो गया हमारा 16, सेल्स हो गया हमारा 17 एंड सेल्स रिटर्न हो गया हमारा 18। तो इतने वर्ड्स हमने अभी तक कवर किए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास किताब है तो आप बुक को गो थ्रू कीजिए, कोई डाउट है ज़रूर पूछिए, एंड यस, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।